Hello everyone. I hope everyone is doing good. And we are back here with your chapter 1, that is Basic Concepts of Chemistry part 3. Today we are going to finish this chapter. Fine. So let's start. हमने अराउंड 29 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. लेट्स स्टार्ट विद द 30th क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम. जो वॉल्यूम है ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड बाय बेयर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1. दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय law of multiple proportion, Avogadro's law of definite proportion और Gay-Lussac's law of gaseous volumes. अभी तक हमने 3 ही लॉ पढ़े थे, है ना? लॉ ऑफ डेफिनेट, मल्टीपल एंड कंजर्वेशन ऑफ मास. तो एवोगाड्रोस और गे-लुसैक्स लॉ रह गया था. तो यू नीड टू टेल मी कि क्या है इसमें से. सो करेक्ट आंसर इज डी, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. ठीक है, इसने ये बेसिकली थ्योरी दी थी. उसका कहना था जब गैसेस जो हैं वो कंबाइन करती हैं, क्या करती हैं, जब वो कंबाइन करती हैं या जब उनको हम एक केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं, जब वो कंबाइन करती हैं तो वो कंबाइन करती हैं सिंपल रेशियो में. कैसे? सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय वॉल्यूम. ओके. और उस टाइम वो सेम टेम्परेचर और कंडीशन ये है कि सेम प्रेशर पे होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड एज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ओके, डिड यू गेट दिस? तो बेसिकली जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ये यही कहता है, क्या बोलता है कि जब गैसेस हैं, ठीक है, जब उनको टुगेदर पुट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब इनको किया जाएगा, जो इनकी वॉल्यूम होगी, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है, इनका जो होल नंबर होगा ना वो सिंपल होता है ईच अदर के साथ. ठीक है, कि इनका जो वॉल्यूम है और मेजर करना चाहिए एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात ले लेते हैं 2:1. तो हमने क्या किया कि जब कंडीशंस हों कि इनका सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तो हमने क्या किया, 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन ले लिया वॉल्यूम में, जो रिएक्ट कर रहा है 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, मतलब 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम है. तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है 2 लीटर ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स क्या हो गया, 2:1:2. मतलब सिंपल एक रेशियो बनता है इसका. ओके, मतलब जो तुम्हारा रेशियो है वो सिंपल होल नंबर शो करता है, दैट्स इट. तो किसने बताया था, दैट इज गेज-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. मतलब इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं है या ऐसा नहीं है कि 1:2 हो गया, इसमें सिंपल एक होल नंबर होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन? ए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बी, एवोगाड्रोस लॉ, सी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम. अगर इफ़ यू रिमेंबर, हमने 5 बेसिक लॉज पढ़े थे जो कम्बिनेशन शो करते हैं ऑफ द एलिमेंट्स की वो कंपाउंड फॉर्म कर सके. तो उसमें से कौन सा नहीं था? So your correct answer is D, law of conservation of volume. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, एवोगाड्रोज है, लॉ ऑफ डेफिनेशन, इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ना कि वॉल्यूम. सो दिस वन इज द रॉन्ग वन. और लास्ट क्या है, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ. ओके, सो इट्स नॉट द वॉल्यूम, इट्स अ मास. सो डी इज द करेक्ट आंसर. Now, according to the Dalton's atomic theory, matter consists of indivisible molecules, atoms, ions और mixture. अब डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तुम्हें पहले पता होनी चाहिए कि वो क्या है. तो उसके अकॉर्डिंग जो मैटर है वो क्या कंसिस्ट करता है, इंडिविजिबल मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और मिक्सचर. सो योर करेक्ट आंसर इज बी, एटम्स. तो जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो किसने दी थी, जॉन डेल्टन ने दी थी. ठीक है, वो एक ब्रिटिश केमिस्ट है जिसने ये थ्योरी दी थी. ठीक है, और इसने बेसिकली थ्योरी थी नेचर ऑफ मैटर पे. किस पे थी, नेचर ऑफ मैटर पे.
फाइन. इसने दी थी इन 1808 में. इसने प्रेजेंट की थी एटॉमिक थ्योरी. क्या प्रेजेंट किया था उसने? एक एटॉमिक थ्योरी की थी, ठीक है, जिसका एक टर्निंग पॉइंट था कि उसने इसके बारे में स्टडी किया. तो उसका कहना था कि जो एटम है, क्या है, जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, मतलब उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो पार्टिकल है मैटर का. ठीक है, उसका कहना था कि जो एटम है उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं एंड इट इज़ एन इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर. ठीक है, उसका कहना था कि इट इज़ सिमिलर टू द हार्ड सॉलिड स्फीयर. ओके, so atom is the correct answer. Fine. Next, what did Dalton's theory couldn't explain? Gaseous volumes, conservation of mass, chemical philosophy और indivisible atoms. क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी? सो ही couldn't explain that is a gaseous volumes. ठीक है, उसने वॉल्यूम्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन आउट नहीं किया था. ओके, सो उसने क्या एक्सप्लेन किया था? उसने बताया था कि फर्स्टली उसका ये था कि जो मैटर है वो कंसिस्ट करता है ऑफ इंडिविजिबल एटम. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट उसने बोला था जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, एक एलिमेंट के, उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, उसका ये सोचना था. ठीक है, और उनका आइडेंटिकल मास भी होगा, प्रॉपर्टी भी सेम होगी और मास भी सेम होगा. ठीक है, तो और एटम्स जो होंगे ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वो डिफरेंट होंगे मास में. ओके, दूसरा बोला था इंडिविजिबल, एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, फिर उसके बाद मास भी बता दिया. नाउ उसने कहा था जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड कैसे बनता है? जब एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो कंबाइन करते हैं इन अ मिक्स फिक्स्ड रेशियो में. ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आ गया, दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट. वो था केमिकल फिलॉसफी जो उसने बताई. उसने कहा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इन्वॉल्व करता है रिकग्नाइजेशन ऑफ एटम. और उसका कहना था कि दे कैन नॉट बी नीदर डिस्ट्रॉयड इन अ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. उसका कहना ये था. ओके, सो ही एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मास, फिलॉसफी एंड एटम, बट ही डिडंट एक्सप्लेन द गैशियस वॉल्यूम्स के बारे में उसने कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. फाइन, चले नेक्स्ट. व्हाट इज़ वन डेल्टन? एक डेल्टन कितना होता है? यूनिफाइड मास यूनिट दैट इज़ 1.360 539040 into 20 into 10 raised to power minus 27. यूनिफाइड मास यूनिट 1.64 आगे जो आपको दिया गया है. देन अ यूनिफाइड मास यूनिट 1.66053 और अ यूनिफाइड मास यूनिट दैट इज़ 1.660533904. Please change it. It is 67. It is 1.67, the last one. So you have to tell me. So correct answer is C, that is 1.660539,040 into 20 into 10 raised to power minus 27 kg. So C is the correct answer. Fine. इसका जो सिंबल होता है वो पता ही है, U और DA और AMU भी होता है. और ये किसका स्टैंडर्ड यूनिट है? मास ऑन द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्केल का. फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर.
Next, all atoms of a given element have identical dash including identical dash properties or mass, weight and volume and properties और temperature और pressure. ये अभी मैंने आपको उसकी पोस्टुलेशन जो बताई है, उसने जो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था, लिटिल्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सारे एटम्स हैं दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. सो ए इज द करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट, what is the mass of the hydrogen in terms of AMU? 1.0020, 1.0180, 1.0070 or 1.0080? So your correct answer is D. Okay. बेसिकली क्या है कि जो मास होता है हाइड्रोजन एटम का ना, दैट इज़ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है. ओके. जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे AMU में, ठीक है, सो उसको हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड किया जाता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 बाय 1.66056 into 10⁻⁻24, which gives you this answer, that is 1.008 AMU. Okay. Next, what is the abbreviation of AMU? A, atomic matter unit, B, atomic mass unified, C, atomic mass unit or D, at mass unity. सो AMU की फुल फॉर्म जो है दैट इज C, एटॉमिक मास यूनिट. Nowadays AMU is replaced by U, G, kg और AM. तो आजकल जो AMU is replaced by the new name that is U, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास. ओके. So A is your correct answer. Next, a sample of carbon that contains 70% carbon and carbon 12 and 30% of carbon 14. What do you think is the average atomic mass of this sample? A 14.5, B 14.14, C 14 और D 12. नाउ यू हैव टू टेल अबाउट द एटॉमिक मास की बात हो रही है. ठीक है. सो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का जो एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला होता है. ठीक है. हम क्या करते हैं, जो पहली बात जो परसेंट है ना, ठीक है, उसको हमें इसको डेसिमल फॉर्म में इसको चेंज करना है. मतलब 70% और 30% को हमें पहले चेंज करना पड़ेगा. सो इट इज़ चेंज बाय डिवाइडिंग बाय 100. तो हम करेंगे 70/100 और यहाँ पे 30/100. ओके. तो अगर हम डेसिमल फॉर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.3 और ये बन जाएगा 0.7. ओके. फिर इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं उनके एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप से. ठीक है. क्या करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके जो एटॉमिक मास है. ठीक है. पहले हमने क्या किया, 70% का हमने निकाल लिया, दैट इज 0.7. 30% का निकाल लिया, दैट इज जिसकी अबंडेंस है कार्बन 14 की, तो आ गया 0.03 और 0.07. फाइन. ये हमने कर लिया. वेट अ सेकेंड, सॉरी. और 30% का आ गया 0.3, क्योंकि ये कट जाएगा. सो वी गेट इट 0.7 एंड 0.3, राइट.
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप से, ठीक है। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 0.7 इंटू 12 से और 0.3 इंटू 14 से, ओके। फिर इन आइसोटोप्स को हम फर्दर ऐड करेंगे कि एक हमें एवरेज एटॉमिक मास मिल सके, फाइन। तो वो कैसे हो जाएगा, 12 7 9.8 आ जाएगा, 4 3 12 1.2 4 3 हाँ, सो 9.8 into 1.2 is, so it is 4.2, फाइन। तो आपने क्या किया, सिंपल है, it is 0.7 and then 30 by 100 is 0.3, then we have multiplied it with the isotopes and it by 14, तो इसका आ गया 9.8, फिर हम इनको ऐड कर देंगे and 4.2 which gives you 14, okay, so C is your correct answer, fine। चले next, dash is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule, A average atomic mass, B atomic mass, C gram formula mass और D molecular mass। सो मॉलिकुलर जो मास होता है इज द सम ऑफ द जो एटॉमिक मासेस होते हैं एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ओके। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, A 43, B 28, C 44 और D 40। सो योर करेक्ट आंसर इज C 44। जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो पहली बात हमारा इंडिविजुअल मास क्या है, पहले उसकी बात करेंगे। अब मास ऑफ कार्बन कितना होता है, दैट इज 12, ओके। एंड इंडिविजुअल मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितना है, 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब इसमें क्या है, 1 कार्बन एटम है प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, है ना। सो मास ऑफ कार्बन है 12, ठीक है, प्लस उसका जो होगा कार्बन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 1, दैट इज 12 इंटू 1 प्लस 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के दैट इज 20 इंटू 16, दैट इज 32 प्लस 12 which gives you 44. So C is your correct answer. Okay. Next, let's move on to the next question. What is the formula mass of sodium chloride? A 23U, B 35.5U, C 58U or D 58.5U? सो फॉर्मूला मास के लिए यू शुड नो कि सोडियम का इंडिविजुअल मास कितना है ना। तो मास ऑफ सोडियम कितना है, दैट इज 23। क्लोरीन का कितना है, दैट इज 35.5 विच गिव्स यू दैट इज D 58.5 जब इनको हम ऐड ऑन करेंगे। सो D इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। It's 342, 343, 341 और 340 AMU। सिंपल है, इंडिविजुअल मासेस पता होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, फाइन। तो कार्बन अगर 12 है तो पहले कार्बन कितना होता है, इट इज 12 AMU। हाइड्रोजन की कितना होता है, दैट इज 1 AMU।
और ऑक्सीजन का कितना होता है, दैट इज 16. सो यू नीड टू ऐड, दैट इज, अब कार्बन के कितने हैं बेसिकली, दैट इज 12 इंटू 12 प्लस hydrogen are 20, 22 into 1 plus 16 into 11. So you need to calculate, which gives you A, that is 342 AMU. Okay, so this is the formula. Next, a mole of any substance contains A 6.022 into 10 raised to power 26 particles, B 6.022 into 10 raised to power 22 particles, C 6.022 into 10 raised to power 23 particles, or D 3.022 into 10 raised to power 22 particles. So what is the correct answer? So basically your correct answer is C 6.022 into 10 raised to power 23 particles. तो अगर आपने मोल पढ़ा होगा तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल का मतलब होता है, डेफिनेशन होती है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कंटेन करता है एज मेनी एज पार्टिकल्स और इंटाइटल्स जिनके एटम्स एग्जैक्टली कितने होंगे, 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप. ओके, मोलर मास क्या होता है, जो मास होता है 1 मोल का ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड एज मोलर मास. फाइन, समझ गए. बेसिकली जो एवोगैड्रोस था ना, उसका कहना था कि जब उसने एक्सपेरिमेंट की, उसने कहा कि जो एक मोल होता है सब्सटेंस का वो कंटेन करता है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स. इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट ऑल्सो, जिसको डोनेट किया जाता है N/A. ओके, so C is your correct answer. Next, 12.044 into 10 raised to power 23 atom of oxygen contain A 1 mole of oxygen, 2 mole of oxygen, 3 mole और 4 mole. अगर आपको फॉर्मूला पता है, सो यूल गेट इट, दैट इज 2 moles of oxygen. सिंपली हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ 10 raised to power 20, हर एक मोल का यही है, दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल की जो बात की. तो उसका डबल क्या होगा, इंटू 2 करोगे, सो इट विल गिव यू दिस ओनली, दैट इज़ 12.044. सो इट कंटेन्स 2 moles ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. What is the number of particles in 10 moles of hydrochloric acid? A 6.022 into 10 raised to power 22 particles, B 6.022 into 10 raised to power 23 particles, C 6.22 into 10 raised to power 23 particles, or D 3.22 into 10 raised to power 22 particles. So your correct answer is A 6.022 into 10 raised to power 22 particles. अब कैसे, अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें पता है कि जो एक मोल होता है सब्सटेंस का जो कंटेन करता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, उसका नंबर क्या है, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. बेसिकली ये होना चाहिए था, पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 10 मोल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो हम एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दैट इज विद द 10. सो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 22.
Okay, so your correct answer is A. One mole of sucrose contain how many grams of sucrose? A 342, B 343, C 341 or D 340 gram. हमने अभी ये ऊपर पढ़ा भी है कि ये कितना कंटेन करता है ऑलरेडी, इफ़ यू नो इट. सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 एंड ऑक्सीजन 11 होते हैं, है ना. तो इफ़ यू मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. तुम्हें पता है कार्बन 12 होते हैं, हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? दैट इज 16. So you have to multiply 16 into 11 plus 22 into 1, that is plus 22, and 12 into 12. So you'll get the answer A 342 gram. Next, 1 mole of ammonia is of 17 gram. Then what is the mass of 0.3 moles of ammonia? A 21 gram, B 2.1 gram, C 17 gram or D 1 gram. सिंपल है. योर करेक्ट आंसर इज बी 2.1 ग्राम. तो जो 1 मोल ऑफ एमोनिया कितना है? दैट इज 17 ग्राम. और 0.3 मोल जो है मास ऑफ, हमें मास निकालना है कितना होगा ऑफ 0.3 मोल ऑफ एमोनिया. ओके, सो हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 0.3 से, सो विल गेट 2.1 ग्राम. ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है गिवन कंपाउंड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपाउंड के. ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a dash formula represents the whole number ratio to the simplest form. A molecular, B empirical, C simpler or D shorter. So B is your correct answer. That is a empirical formula जो है वो represent करता है whole number ratio to the simplest form. So B is the correct answer. Fine. चले next. The molecular formula of the compound C6H12O6. What is the empirical formula for this compound? That is C6H12O6, BCHO, CC2H6O2 or DCH2O. So your correct answer is D empirical, that is CH2O. ठीक है, जब तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंपाउंड दिया है दैट इज ग्लूकोज का ही दिया है, दैट इज C6H12O6, है ना. तो इसमें जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन, वो किस रेशियो में होते हैं? 6:12:6. ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और होल सिंप्लीफाई करेंगे इनटू द होल नंबर्स, हमें क्या मिलेगा? 1:2:1. 6 1 6 2 6 1. ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2 कितने हैं? हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है? 1. सो CH2O. D इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, चले नेक्स्ट. A compound consists of 52.17% of carbon, 13.04% of hydrogen and 34.78% of oxygen. Find the molecular formula if the given molecular weight of the compound is 46 gram. Okay,
एक कंपाउंड दिया है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताया हुआ है. हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट बताया हुआ है दैट इज 46 ग्राम. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सो योर करेक्ट आंसर इज AC2H5OH. अब कैसे? अगर हम एक कंपाउंड की बात करें तो अगर हम अबव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये किस रेशियो में आते हैं? दैट इज़ 52.17:13.04:34.78 है ना. अब हम इन सारों के रेशियो को डिवाइड करेंगे किससे? मॉलिक्यूलर मास से. फाइन. तो हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज़ 2400:600:1600. अगर इनको हम कट करके और हमारा आंसर क्या निकलेगा? दैट इज़ इसको और सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो क्या आ जाएगा? इंटू 16. ओके. और अगर इसको और सिंपल फॉर्म में लेके आए तो so when you got that 24:6 into 16, okay, so it gave you out that is 2 carbons, 6 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. तो यहाँ से फॉर्मूला किसका आ रहा है? C2 किस में है? इसमें. और H6 है पर इसमें ऑक्सीजन नहीं है. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस वन. तो इन्होंने किस तरह लिखा है? C2 एक H5 लिखे हैं, O सिंगल है और एक सिंगल H कर दिया. दैट इज C2H5OH. सो A इज़ योर करेक्ट आंसर. फाइन. एक और फॉर्मूला बता रही हूँ सो दैट यू कैन डू इट. ठीक है. अब इंडिविजुअली हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है. ठीक है. पहले तो हमें इन सबको ग्राम्स में चेंज करना है. ठीक है. तो हमने ग्राम में किया तो कार्बन कितना आ गया? 52.17 ग्राम. ओके. हाइड्रोजन आ गया 13.04 ग्राम. ओके. और ऑक्सीजन आ गया 34.78 ग्राम. ठीक है. अब इन सारे जो मासेस को ना हमें मासेस इनटू मोल्स में कन्वर्ट करना है. किस में चेंज करना है? इनको सबको मोल्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो इनको कैसे करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे बाय देयर मासेस. तो हम करेंगे जैसे 52.17 डिवाइडेड बाय इनका मास कितना है? दैट इज 12.01 ग्राम. ठीक है. हाइड्रोजन कितना होता है? 1 ही होता है. दैट इज 13.4 इंटू 1.01 ग्राम. ऑक्सीजन का कितना होता है? 34.78 इंटू 16.00 ग्राम. ठीक है. तो अब क्या हो गया? हमें मिल गया है इंडिविजुअली सबको आप डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, आपको कार्बन कितना मिल गया? दैट इज 4.345 मोल. ठीक है. कन्वर्ट करना था ना. हाइड्रोजन मिल गया 12.92 मोल. और तुम्हारा जो ऑक्सीजन है दैट विल बी 2.174 मोल. समझ गए? पहले उसके मासेस में उसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया, फिर ग्राम से मोल में कन्वर्ट किया. ठीक है. कैसे करके? उसको डिवाइड करा के इनके एटॉमिक मासेस से. अब हमें सिंपल एक स्मॉलेस्ट चाहिए वैल्यू. ठीक है. अगर इन तीनों में से देखे जाए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है? ऑक्सीजन की. तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को डिवाइड करेंगे किससे? जो स्मॉलेस्ट जिसकी मोल वैल्यू है वो है ऑक्सीजन की. तो हम ऑक्सीजन को डिवाइड मतलब इनको करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे बाय 2.174. सो यू विल गेट आंसर. कार्बन आपको मिलेगा 2, हाइड्रोजन मिलेगा दैट इज 6 और ऑक्सीजन मिलेगा 1. जब इन सबको आप डिवाइड करोगे 2.174 से. सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट, which of the given reaction are counted as balanced reactions? H2O plus O2 is given the 2H2O, then 4 aluminium and 3 oxygen, that is Al2O3. C magnesium hydroxide 2HNO3 gives MgNO32 plus 2H2O, or N2 plus 3H2 gives NH3, that is ammonia. बैलेंस्ड ये होना चाहिए कि अगर आप देखोगे कि
अगर इस तरफ इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके पास भी 2 ही होने चाहिए. यू नीड टू बैलेंस इट. तो यहाँ देखा जाएगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन के पास 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे तो 2 है. सो ये बैलेंस्ड नहीं है. यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है, ये भी 4 एल्यूमिनियम है. ऑक्सीजन कितने हैं 6, पर ये तो 3 है. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पे तो नाइट्रोजन 1 है. दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड, है ना. अब आ जाओ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के साथ कितना है 2 है. OH मैग्नीशियम कितने हैं 2. देन ऑक्सीजन 2 ये हो गया और प्लस 3 हो गया, दैट इज़ ऑक्सीजन आपके पास 5 है. फाइन. हाइड्रोजन कितना है 2 प्लस 2 कितना हो गया 4. नाइट्रोजन कितना है दैट इज़ 2 और ऑक्सीजन 3 है ही है. 3 2 6. ठीक है, तो आपके पास कितना होना चाहिए टोटल, ये होना चाहिए 8. तो आप इस तरह भी देखो, मैग्नीशियम 2 है. नाइट्रोजन कितना है 2 है, ठीक है. ऑक्सीजन 6 है, ठीक है. और यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये टोटल 8 आ गए. और हाइड्रोजन कितने हैं 4. सो अगर हम दोनों तरफ देखें तो C इज़ योर बैलेंस्ड वन. ठीक है, आपको मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ बैलेंस आउट करने पड़ते हैं. आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से बैलेंस्ड कौन सा है. ठीक है, चले नेक्स्ट. What is the amount of water produced when 8 gram of hydrogen is reacted with 32 gram of oxygen? A 2 moles, B 1 mole, C 3 moles और D 0.5 mole. तो उसने बोला कि कितना पानी प्रोड्यूस होगा जब 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से. तो नॉर्मली क्या होता है, वाटर कितना होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर फॉर्म करता है ना. अब हमारे पास अगर 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है ना, और जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग एजेंट है. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 4 ग्राम ऑफ ही हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं. हम तो 4 जो ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही यूज़ कर सकते हैं ना पानी बनाने के लिए, है ना. दैट इज़ हमें कितना वाटर चाहिए होगा, दैट इज़ 36 ग्राम ऑफ वाटर विच गिव्स अस दैट इज़ 2 moles. फाइन. सो A इज़ योर करेक्ट आंसर. सो 2 moles इज़ योर करेक्ट आंसर. फाइन. चलें नेक्स्ट. So next question is, a solution contains 8 moles of solute and mass of the solution is 4 kg. What is the molality of the solution? A 5 mole per kg, B 8 mole per kg, C 4 mole per kg और D 0.5 mole per kg. तो अगर आपको पता हो जो मोलालिटी होती है वो फॉर्मूला क्या दिया गया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन. तो मोल्स कितने दिए हुए हैं आपको 8 दिए हैं और मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है दैट इज, सो योर करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज 2 मोल पर kg. ठीक है, नाउ सॉरी यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया हुआ, जस्ट चेंज द D1 टू 2 मोल पर kg. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज D1, दैट इज 2 मोल पर kg. ओके, last one. What is the balanced equation of CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2? देखो आपको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है दैट आप दोनों तरफ पहले लिख लीजिए. ठीक है, लाइक लेट मी टीच यू. अगर आप देखिए कि कार्बन है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन है, 3 चीज़ें. ठीक है, अब दोनों तरफ लिखिए आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ कि दोनों कितने हैं, है ना. तो इट विल बी ईजी फॉर यू. कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की उसके बाद वी कैन बैलेंस इट. फाइन. तो इस तरफ कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने 2 और ये हो गया 1 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं. इस तरफ कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12,
ऑक्सीजन कितने हैं 8। वी नीड टू बैलेंस दिस नाउ, ठीक है। पहले तो हम कार्बन को कर लेते हैं। अगर कार्बन हम यहाँ पे 6 है, इधर 1 है, तो हमें यहाँ पे ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो अगर हम कार्बन इसके आगे 6 लिख दें, 6 हो गए कार्बन, दोनों तरफ बैलेंस आउट हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 12, 13, मतलब अब इधर ऑक्सीजन कितने आ चुके हैं 13, ठीक है। और इधर कितने हैं 8, ठीक है। सो वी नीड टू बैलेंस इट आउट, फाइन। अब सेम आ गया अब ऑक्सीजन के लिए। अगर हम यहाँ पे तो 2 थे, अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे 12 हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर भी 6 लगा देते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 और 12 हो गया, इधर भी 12 हो गए और इधर भी 12 हो गया, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस आउट हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन। अब देखो इस तरफ देखो, ऑक्सीजन तो चेंज हो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया, 12 ऑक्सीजन और 6, तो यहाँ पे कितने हो गए 18 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए 18 ऑक्सीजन हो गए। तो 18 हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 10 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, अभी तक हमारे पास कितने हैं 6 है। ओके तो यहाँ पे अगर हमारे ऑक्सीजन 18 हो गया, अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी 6 है और यहाँ 2 है, अगर हम यहाँ पे 6 ऐड कर दें तो कितना हो गया 12, और यहाँ पे +6 कितने हो गए 18, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब अगर आप अपनी इक्वेशंस देखो तो देखो कहाँ पे 6CO2 6H2O C6H12O6 +6O2, तो वो क्या दे रहा है, B इज़ योर करेक्ट आंसर। अगर आप मैच करेंगे यू विल गेट टू नो इट। ओके सो B इज़ योर करेक्ट आंसर। इस तरह हम बैलेंस करते हैं दोनों बोथ साइड्स को, तो हमें एलिमेंट्स को बैलेंस आउट करना होता है, ठीक है। सो आप ऐसी इक्वेशन सॉल्व कीजिए सो दैट यू कैन डू इट, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 2, दैट इज एटम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा एटम स्ट्रक्चर, विल डिस्कस अबाउट इट। प्लीज़ रीड एंड कम ओके फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर, तो विल डिस्कस अबाउट इट। आई होप आपके ये बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस निकले हैं तुम्हारे, ओके। सो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अबाउट द एटम स्ट्रक्चर, फाइन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।